नमस्कार, सूर्य समाचार देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आयुष पाल और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, यूपी लाइव का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर जनता दरबार लगाया है, प्रदेशवासियों की समस्याएं सुनी है और उनके निदान के लिए त्वरित निर्देश दिए हैं। वहीं भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने सीएम योगी से उनके आवास पर मुलाकात की है और खेल से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हुए नजर आए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी ने जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान दूर दराज से आए सैकड़ों लोगों ने अपनी समस्याएं सीएम के सामने रखी। जमीन विवाद, चिकित्सा सहायता, रोजगार और कानून व्यवस्था से जुड़े मामले प्रमुखता से सामने आए। सीएम ने हर फरियादी की बात धैर्य से सुनी और अधिकारियों को उनकी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा और न्याय सरकार का पहला दायित्व है। इसी कड़ी में भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने सीएम योगी से उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान यूपी में खेल के बुनियादी ढांचे, युवाओं को क्रिकेट में प्रोत्साहन और सामाजिक जागरूकता जैसे विषयों पर चर्चा हुई। शमी ने सीएम योगी से खेल प्रोत्साहन और प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था की तारीफ की। ये मुलाकात खेल और प्रशासन के बीच सकारात्मक सहयोग की मिसाल बन रही है। मुख्यमंत्री का जनता दरबार और मोहम्मद शमी की मुलाकात लखनऊ में चर्चा का विषय है। जन दरबार के जरिए सीएम योगी हर आम नागरिक तक सरकार की पहुंच सुनिश्चित कर रहे हैं। वहीं शमी जैसे खिलाड़ियों का यूपी से जुड़ाव प्रदेश में खेल की नई संभावनाओं को उजागर करता है। लखनऊ में मुख्यमंत्री का जन दरबार और मोहम्मद शमी की मुलाकात उत्तर प्रदेश की सेवा और शक्ति की नई तस्वीर पेश करती है। एक तरफ जनता की समस्याओं का समाधान तो दूसरी ओर खेल और प्रेरणा की नई ऊंचाइयों को बेहतर बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ जनता की समस्याएं सुनते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी से भी मिले हैं। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहकारिता विभाग की समीक्षा के लिए अपने सरकारी आवास पर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। इस दौरान सीएम ने सहकारिता बैंकों के आधुनिकीकरण और ऋण वितरण क्षमता को बढ़ाने पर जोर दिया है। इसी को लेकर के ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी ने सहकारिता विभाग की समीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में सहकारी बैंकों के डिजिटलीकरण, ऋण वितरण प्रक्रिया को तेज करने और किसानों और छोटे उद्यमियों तक आसान वित्तीय सहायता पहुंचाने पर विस्तृत चर्चा की गई। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सहकारी बैंकों की कार्यक्षमता बढ़ाई जाए और ग्रामीण क्षेत्र में उनकी पहुंच को और मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग को किसानों और युवा उद्यमियों के लिए वरदान बनना चाहिए। बैठक में सहकारिता मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सीएम योगी ने सहकारिता विभाग के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की ये पहल योगी सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाती है। लखनऊ में सीएम योगी की सहकारिता विभाग की समीक्षा यूपी के विकास और गौरव की नई कहानी लिख रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों का सशक्तिकरण नई ऊंचाइयां छू रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो सहकारिता विभाग की बैठक लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। इसी के साथ साथ अगली खबर का रुख करते हैं। समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल द्वारा डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक पर अभद्र टिप्पणी का मामला गरमाया हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लिया है। साथ ही यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी समाजवादी पार्टी की कार्यशैली पर तमाम सवाल उठाए हैं। इसको लेकर के ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल द्वारा यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक पर की गई अभद्र टिप्पणी ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक्स हैंडल पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यद्यपि समाजवादी पार्टी से किसी आदर्श आचरण की अपेक्षा करना व्यर्थ है, किंतु सभ्य समाज उनके अशोभनीय एवं अभद्र वक्तव्यों को सहन नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को चाहिए कि वे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स की भली भांति समीक्षा करें तथा यह सुनिश्चित करें कि वहां प्रयुक्त भाषा मर्यादित, संयमित और गरिमापूर्ण हो।
इस मामले में यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये समाजवादी पार्टी की आधिकारिक समस्या है। लंबे समय से उनकी यही कार्यशैली रही है। जिस तरह की पोस्टर्स आती हैं उनमें वे माहिर हैं। समाजवादी पार्टी की जो अधिकृत पेज है उनका, उससे लंबे समय से इस प्रकार के पोस्ट आते रहे हैं जिसकी भाषा अमर्यादित है और जिस प्रकार की भाषा वो इस्तेमाल करते हैं अपने उसको, वो निश्चित रूप से असहनीय है। सभ्य समाज उसे कभी स्वीकार नहीं करता। जहां तक ब्रजेश पाठक जी वाला विषय है, ब्रजेश पाठक जी ने राजनीतिक विषयों पर हमेशा वो ट्वीट करते रहे हैं, देश का समाज का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से व्यक्तिगत रूप से और उनके डीएनए के विषय में जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया है, वो निश्चित रूप से हमारे सबके लिए, उत्तर प्रदेश देशवासियों के लिए एक असहज करने वाली स्थिति है। और माननीय मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि हमें अपनी भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी का ऐसा चरित्र है, समाजवादी पार्टी से किस प्रकार की अपेक्षा की जा सकती है, तो वो अपनी अपेक्षा जैसी समाज की है, हम सबकी है, वैसी अपेक्षा से वो कहीं ना कहीं इस प्रकार का प्रयास वो करते रहे हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि हमें भाषा की मर्यादा में रहना चाहिए। हम सार्वजनिक जीवन में हैं, एक दूसरे के प्रति इस प्रकार का व्यवहार समाज कभी भी स्वीकार नहीं करता। हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और उन्होंने जिस स्वास्थ्य विभाग की बात कही है, हमने उस स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा परिवर्तन किया है। आज से 8 साल पहले कितने मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में थे, आज कितने मेडिकल कॉलेज हैं, और चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या पीएचसी हो, सीएचसी हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने, चाहे कोरोना से जुड़ी वैश्विक महामारी हो, हमारी सरकार ने बहुत अच्छा प्रदर्शन स्वास्थ्य विभाग ने किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी विभागों ने, हमारी सरकार ने, जो हमारे संकल्प है, आप भाजपा के घोषणा पत्रों को उठा के देखो, हमने उन सारे विषयों पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उन सब विषयों को पूरा किया। चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो। अखिलेश जी को अपनी सरकारों के, अपने कालखंड के जब समाजवादी पार्टी को राज्य का नेतृत्व करने का अवसर मिला है, तो उनकी भी जरा समीक्षा करनी चाहिए किस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण उन्होंने कराया है। आप जानते हैं कि किस प्रकार से आतंकवादियों के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी रहती थी, रोज दंगे होते थे, आतंकवादियों के मुकदमे वापस होते थे, किस प्रकार से माननीय न्यायालय की सजगता के कारण वो मुकदमे वापस नहीं हो पाए और बाद में उन आतंकवादियों को सजा हुई है। तो ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है और उन सब विषयों से सरकार, समाजवादी पार्टी ध्यान भटकाना चाहती है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब सपा के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से ब्रजेश पाठक के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट की गई। बीजेपी नेताओं ने इसे न केवल व्यक्तिगत हमला बल्कि संवैधानिक मर्यादाओं और सभ्य राजनीति का उल्लंघन बताया। इस मामले ने उत्तर प्रदेश की सियासत में नया तनाव पैदा कर दिया है और दोनों पक्षों की ओर से बयानबाजी तेज हो गई है। सपा की अभद्र टिप्पणी ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। ये मामला समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड ने ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो जारी किया है, जिसमें पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नस्तनाबूद करने की पूरी कहानी बयां की गई है। 7 मई को पहलगाम हमले के बाद लगातार एक्शंस जो है वो भारतीय सेना की ओर से लिए गए हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। इसको लेकर के वीडियो जारी की गई है और ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांड ने ऑपरेशन सिंदूर का ताजा वीडियो जारी किया है, जो पाकिस्तान के नापाक इरादों पर करारा प्रहार दर्शाता है। 7 मई को पहलगाम आतंकी हमले का जवाब देते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को मिसाइलों से ध्वस्त कर दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे पाकिस्तान ने
भारतीय रिहायशी इलाकों और दिल्ली को निशाना बनाने के लिए ड्रोन और मिसाइल हमले किए, लेकिन इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने सिरसा में पाकिस्तान की फतेह 2 और शाहीन 2 मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। भारतीय सेना ने न सिर्फ पाकिस्तान के आतंकी अड्डों बल्कि उनके कई वायु रक्षा तंत्रों को भी पूरी तरह तबाह कर दिया। वीडियो में राफेल की गर्जना और S-400 की सटीक मार देखी जा सकती है, जिसने पाकिस्तान में दहशत फैला दी। पाकिस्तान ने अपनी झूठी जीत का ढोल पीटा, लेकिन भारतीय सेना के इस वीडियो ने उसके दावों की पोल खोल दी। कई पाकिस्तानी एयरबेस को भारत ने जवाबी हमले में पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने एक बार फिर अपना अदम्य साहस और अचूक रणनीति दिखाई। आकाश मिसाइल प्रणाली, एयर डिफेंस गन और S-400 ने भारत के आकाश को अभेद्य बना दिया। पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों को नाकाम करते हुए सेना ने न केवल स्वर्ण मंदिर और पंजाब के शहरों की रक्षा की, बल्कि दुश्मन को घुटनों पर ला दिया। भारतीय सेना का ये वीडियो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारत की सैन्य शक्ति का जीवंत प्रमाण है। पहलगाम हमले का बदला लेते हुए सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाया और उसके झूठे दावों को बेनकाब किया। यह है नया भारत जो दुश्मन के हर इरादे को धूल में मिला देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। इसी बीच उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आई है। यूपी एटीएस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में शहजाद को गिरफ्तार किया गया है। रामपुर का रहने वाला शहजाद मुरादाबाद से दबोचा गया है। आपको बता दें, शहजाद के घर पर तैनात थे हाईटेक सीसीटीवी कैमरे। जांच में कई चौंकाने वाले खुलासों की उम्मीद है। शहजाद आईएसआई एजेंट के संपर्क में था। मामले में आरोपी शहजाद से पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें, शहजाद के घर पर कई हाईटेक सीसीटीवी कैमरे मिले हैं। ये पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था। तमाम जानकारियां जो है वो पाकिस्तान को पहुंचा रहा था। इसे गिरफ्तार किया गया है। इससे लगातार पूछताछ की जा रही है। आईएसआई के लिए जासूसी में आरोपी शहजाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, रामपुर का ये रहने वाला बताया जा रहा है और यूपी एटीएस का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। यूपी एटीएस का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। उनकी ओर से कार्रवाई की गई है। आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में इस शहजाद को गिरफ्तार किया गया है। रामपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। इसी के साथ साथ मुरादाबाद से इसे दबोचा गया है, गिरफ्तार किया गया है। इससे पूछताछ लगातार जारी है। इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर सामने आई है। अहिल्याबाई होलकर शताब्दी सम्मान समारोह का कार्यक्रम जो है उसका आयोजन कराया गया है। एबीवीपी ने समापन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया है। यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अर्पणा यादव इसमें शामिल हुई है। अर्पणा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। इसी के साथ साथ उनकी ओर से कहा गया है कि पहले से तय करें देश के साथ है या पाकिस्तान के। तो ये बड़ा हमला उनकी ओर से देखा गया है। ये तमाम जानकारियां दे दें। अपर्णा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उनकी ओर से कांग्रेस को यह कह दिया गया है कि आप पहले तय करें कि आप देश के साथ हैं या पाकिस्तान के। तो लगातार इसको लेकर के सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है, सुनते हैं। मुझे तो लग रहा है कांग्रेस जो है अब इस देश की पार्टी है भी कि नहीं है, इस पे भी मुझे डाउट हो रहा है। लगातार इस प्रकार की ऐसी घटनाक्रम और इस प्रकार के बयानबाजी आ रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी देश के पक्ष में है कि पाकिस्तान के पक्ष में है। पहले तो वो ये डिसाइड कर लें। और युद्ध में हमेशा देश को एक साथ होना चाहिए। कांग्रेस इस प्रकार का क्यों अपना नैरेटिव बना रही है, ये कांग्रेस पार्टी जान सकती है, मगर ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, मर्यादित रूप से पक्ष हो चाहे विपक्ष हमेशा रहना चाहिए राजनीतिक जीवन में, और राजनीतिक पृष्ठभूमि पे हमेशा जो है अच्छी बात रखनी चाहिए जिससे युवा प्रेरणा प्राप्त कर सके। अपितु इस प्रकार की घटनाएं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे बड़ी यही बोलूंगी कि इस तरीके का व्यवहार आपस में ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। वहीं लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आई है। लखनऊ में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। ड्रोन से इलाके की निगरानी की जा रही है।
संभल मस्जिद की हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद यह अलर्ट जारी किया गया है। हाईकोर्ट ने खारिज की है मस्जिद कमेटी की रिव्यू पिटीशन। तो आपको बता दें, इसके बाद से ही लखनऊ हाई अलर्ट पर है। पुलिस बल जो है वो तमाम क्षेत्रों में तैनात कर दिया गया है। लखनऊ में हाई अलर्ट है, संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया है। इसी के साथ अगर बात करें तो ड्रोन से इलाके की निगरानियां की जा रही है। तो आपको तस्वीरें लगातार देख रहे हैं किस तरीके से पुलिस का फ्लैग मार्च भी देखने को मिल रहा है। संभल मस्जिद की हाईकोर्ट में सुनवाई को लेकर के हाईकोर्ट ने यहां पर मस्जिद कमेटी की रिव्यू पिटीशन जो है उसे खारिज कर दिया है और इसको लेकर के लगातार सुरक्षा बढ़ा दी गई। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी विवेक कश्यप हमारे साथ मौजूद है। विवेक, इस खबर को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स, क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही है? लखनऊ की अगर बात करें तो वहां पर सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है, ड्रोन से इलाकों की निगरानी की जा रही है। विवेक, और क्या कुछ जानकारियां? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि संभल मस्जिद को लेकर कहीं ना कहीं जो रिव्यू पिटीशन है वो खारिज चाहिए। इसके बाद से कहीं लखनऊ के तमाम जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं वहां पर पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, गश्त कर रही है और साथ ही जहां पर भीड़ भाड़ होती है वहां पर ड्रोन के माध्यम से नजर रखी जा रही है कि किसी भी प्रकार की कोई अफवाह ना फैल पाए या किसी भी प्रकार की कोई हिंसा ना हो पाए। इसको लेकर राजधानी लखनऊ के हजरतगंज, जो की कहा जाता है लखनऊ का दिल, वहां पर भी कहीं ना कहीं जो पुलिस ने गश्त किया है, पैदल मार्च किया है और साथ ही संभल को लेकर भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। और साथ ही जो मुस्लिम बहुल खासकर जो पुराना लखनऊ है, लखनऊ का जो पुराना लखनऊ चौक इलाका है या नखास इलाका है, यहाँ पर भी पुलिस लगातार गश्त कर रही है और साथ ही अलर्ट पर रखा है कि किसी भी प्रकार की कोई हिंसा न हो। साथ ही सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है कि अगर कोई व्यक्ति अफवाह फैलाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ऐसे में शाही काफी संगीन मामला माना जाता है क्योंकि न्यायालय में मामला चल रहा था और साथ ही आज इसका फैसला भी आया। तो कहीं ना कहीं ये काफी संगीन मामला होने की वजह से अलर्ट मोड पर है लखनऊ पुलिस। जी विवेक, इसके साथ साथ तमाम तरीके की खुफिया जानकारियां भी आ रही है कि बवाल करने को लेकर के प्लानिंग की गई है। क्या इसी को देखते हुए यहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जब मामले का जब कोई भी कोर्ट फैसला लेता है तो ऐसे में राजधानी होने की वजह से कहीं ना कहीं राजधानी में अलर्ट जारी हो जाता है। और साथ ही क्योंकि लखनऊ का जो पुराना इलाका लखनऊ है वहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने की वजह से पुलिस अलर्ट हो जाती है, किसी प्रकार की हिंसा ना हो पाए। ऐसे में लगातार जो पुलिस है वो गलियों में जाती है, पैदल मार्च करती है और साथ ही कानून व्यवस्था को बनाए रखने की पूरी कोशिश करती है। ऐसे में अलर्ट भी जारी रखा गया और साथ ही जो अपने अपने क्षेत्र थाना अध्यक्षों के वो भी वहां पर निकलते हैं और शाम को और देर रात में भी गश्त करते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई हिंसा न हो पाएगी। विवेक, लखनऊ की अगर बात करें तो वहां पर तो सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है, संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। क्या संभल में भी इसी तरीके की स्थितियां देखने को मिल रही है? विवेक जी आपको बता दें कि कोर्ट के संभल जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर जो फैसला दिया गया उससे ऑल इंडिया शिया मुस्लिम लॉ बोर्ड के महासचिव शिया धर्मगुरु मौलाना यूसुफ अब्बास का बयान भी आया। उन्होंने कहा भी है कि जो न्यायालय फैसला लेगा वो सर्वोपरि है, वो मान्य है, वो उसको मानना भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो धर्म के गुरु हैं वो भी लगातार जो जिस तरह का ये आज खारिज की गई है उसको न्यायालय का ही पक्ष ले रहे हैं कि इसको न्यायालय के पक्ष में देखा जाए और साथ ही किसी भी प्रकार की कोई हिंसा ना हो और साथ ही लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि वो शांति बनाए रखेगी। विवेक, जिस तरीके से हाईकोर्ट ने यहां पर यह याचिका जो है इसे खारिज कर दिया गया है, इसके बाद तमाम सियासी बयान भी सामने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार इसको लेकर के सियासी बयान सामने आ रहे हैं। विवेक आज जी आपको बता दें कि लगभग 2 घंटे से ऊपर हो चुका है, अभी तक किसी भी पॉलिटिशियन का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो शिया धर्म के मौलाना है यूसुफ अब्बास, उनका बयान जरूर आया। उन्होंने कहा है कि जो भी न्यायालय फैसला लेगा वो हमें मान्य है। जी विवेक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार लखनऊ में सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है, पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिया गया है और ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है। वहीं संभल से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के एडवोकेट कमीशन सर्वे के हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। इस मामले में हस्तक्षेप करने से कोर्ट का इनकार देखने को मिला है, जिससे मुस्लिम पक्ष को करारा झटका लगा है। यह रिपोर्ट देखिए। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर चल रहा विवाद तब सुर्खियों में आया जब अधिवक्ता हरिशंकर जैन और 7 अन्य याचिकाकर्ताओं ने दावा किया
कि मस्जिद प्राचीन हरिहर मंदिर के स्थान पर बनाई गई है। उन्होंने संभल की जिला अदालत में वार दायर कर एएसआई से सर्वे की मांग की थी। जिला अदालत ने 19 नवंबर 2024 को एडवोकेट कमिश्नर के जरिए प्रारंभिक सर्वे का आदेश दिया। इस आदेश को मस्जिद प्रबंधन समिति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 13 मई 2025 को फैसला सुरक्षित रखा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल के सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष ने जो रिवीजन फाइल किया था उस रिवीजन को खारिज कर दिया है और ये कहा है कि वो सर्वे सही था, सर्वे आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं थी। यानी जो भी वहाँ सर्वे हुआ था अब वो रिपोर्ट पढ़ी जाएगी और रिकॉर्ड का पार्ट होगी। सर, मुस्लिम पक्ष की तरफ से तो आगे की कार्रवाई क्या देखते हैं? भाई देखिए, हमेशा जो आदमी हारता है ऊपर आता जाता है। अब हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट। 19 मई 2025 को जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के सर्वे आदेश में कोई खामी न पाते हुए उसमें हस्तक्षेप से इनकार किया। ये फैसला मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हाई कोर्ट ने पहले मामले में अंतरिम रोक लगाई थी, लेकिन अब सर्वे की कार्रवाई आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। ये सत्य की जीत है और हम इसमें कोर्ट के निर्णय का दिली स्वागत करते हैं। ये एक तरह से जो हमारा एक सम्मान था हरिहर मंदिर को, हम इतना पुराना संघर्ष लेकर चल रहे थे, हमारे पुरखे इसको देख देख के अपमानित सा महसूस करते थे। ये एक हमारे लिए एक छोटी सी विजय है और आगे को अगर इस बढ़ना चाहे तो बहुत जल्दी यहाँ पे संभल जामा मस्जिद की जगह हरिहर मंदिर कहलाएगा। हिंदू पक्ष के लिए ये फैसला जो आज आया है, हम सभी लोगों के लिए ये अच्छी बात है और ये फैसला कोर्ट ने स्वीकार भी करा कि ये हरिहर मंदिर था और हमारे पूर्वज भी यही कहते थे कि हरिहर मंदिर है और हम यही सुन के आए हैं कि हरिहर मंदिर ही होना चाहिए। ये तो अब अच्छी बात है, इसकी सुनवाई होगी और सर्वे होगा दोबारा से। तो जो कोर्ट का फैसला आएगा वो तो मान्य होगा कैसे? नहीं, क्यों नहीं मान्य होगा? जब कोर्ट का फैसला आए तो उसमें कुछ न कुछ तथ्य सच है। जो कोर्ट का फैसला आया है कोर्ट ने भी सुन के ही बोला होगा। हम हाई कोर्ट के फैसले का पूरा सम्मान करते हैं। सनातन धर्म जो है कोर्ट के माध्यम से ही आगे बढ़ा हरिहर मंदिर को लेके और सनातन धर्म ने ही अपने पूरे साक्ष्य जो है अपने कोर्ट में दिए और कोर्ट ने जो फैसला दिया है हम कोर्ट के फैसले का पूरा सम्मान करते हैं और हम हाई कोर्ट के से एक अपील और हिंदू समाज से और हिंदू समाज के अधिवक्ताओं से ये अपील और करना चाहेंगे कि हरिहर मंदिर में हमें पूजा का अधिकार और मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है और जब तक पूजा का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा। ये विवाद तब और गहरा गया जब 24 नवंबर 2024 को सर्वे के दौरान संभल में हिंसा भड़क उठी। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए। सुप्रीम कोर्ट ने 29 नवंबर 2024 को ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाई थी और मस्जिद समिति को हाई कोर्ट में याचिका दायर करने को कहा था। अब हाई कोर्ट के फैसले ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। देश भर की नजरें इस पर टिकी हैं कि आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला एक महत्वपूर्ण कदम है। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज होने से सर्वे का रास्ता साफ हो गया है। ये मामला न केवल संभल बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।